एडमिसिबल, और जो न्यायालय में बयान देगा वही मान्य होगा। लेकिन ईडी के पास क्या है कि ईडी के पास वो मैटर तब गया है जब चार्जशीट बन चुकी पुलिस के द्वारा, और पुलिस ने हैंडओवर किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्पेशली ओनली फॉर वन थिंग, केवल मनी लॉन्ड्रिंग है और कुछ नहीं। ईडी के पास तो और कोई पावर नहीं है ना, केवल मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा या बेनामी ट्रांजैक्शंस है, इसी तरह के काम है ईडी, और तो कोई काम करता नहीं। मर्डर का कोई केस होगा तो वो तो करेगा नहीं, इसलिए वो दलील मान्य होती। बाकी अधिक जानकारी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से संपर्क किया जा सकता है कि उन्होंने क्या दलील दी है, क्या पूछा है उससे, है ना। है? आगे की राह में वो है। और बाकी तो फिर दो तरीके होते हैं, या तो अधिक जानकारी के लिए उनसे संपर्क किया जाए, या कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। एफआईआर दर्ज होने से लेकर कार्यालय में जाने तक, है ना, वो पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। हो गया वहां? हाँ, है ना, बिल्कुल है। लेकिन समस्या क्या है कि ईडी की जो प्रक्रिया होती है ना, वह ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है। केस तो लंबा चलेगा, केस तो ऐसा है नहीं कि एक महीने में कन्विक्शन हो जाए या एक्विटल हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन अरेस्ट होने से लेकर न्यायालय के फैसले के बीच का जो पीरियड है, जिसमें ईडी अपने प्रक्रियात्मक कार्यवाही करती है, वह डराती है लोगों को। उसने सारी संपत्ति सीज कर ली, सारे अकाउंट फ्रीज कर लिए, तो अगर अरबपति भी व्यक्ति है तो ओवरनाइट ही इज ऑन द रोड। आया समझ में? या तो वह प्रक्रिया से डरता है व्यक्ति। और कहा जाता है ना कि किसी शब्द में ईडी लगा दे तो पास्ट टेंस हो जाता है। नहीं है, क्लोज में ईडी लगा दें, क्लोज्ड हो गया, खत्म हो गया, वो तो ईडी लग गया पीछे अगर, तो फिर वो भूतकाल में चला जाएगा। वो हो गया कि कभी उसके खाते हुआ करते थे, उस दौरान नहीं, तो ईडी की वजह से वो समस्या होती है। कन्विक्शन रेट तो कम है ईडी का, कन्विक्शन रेट तो कम है ओवरऑल, नॉट मोर देन 4 to 5%। अगर 100 केस फाइल होती है तो 5% से ज्यादा का कन्विक्शन नहीं है, कि उसमें केवल पीएमएलए है नहीं ना, बहुत तरह की बातें हैं उस चार्जशीट में। इसमें इंटेलिजेंस पुलिस की होनी चाहिए। पहले तो था कि पीएमएलए को हमने मान रखा था मनी लॉन्ड्रिंग को सेकेंडरी क्राइम, अगर कोई आतंकवाद है या ड्रग ट्रैफिकिंग हुई है और उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ड्रग ट्रैफिकिंग वाज मोर सीरियस ऑफेंस, और मनी लॉन्ड्रिंग को हम मान लेते थे द्वितीयक, ऐसे भी बच जाता था व्यक्ति। अगर सिद्ध नहीं हो सका कि ड्रग ट्रैफिक किया है तो पीएमएलए भी लागू नहीं होगा। अब अंतर क्या आया है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्राइमरी ऑफेंस नाउ। 10 साल में इंटरनेशनल लेवल पर भी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत तेजी से हुई है, डोमेस्टिक पर भी हुई है, तो अब स्थिति कुछ और है। लेकिन पुलिस जो चार्जशीट बनाएगी उसके बेस पर व्यक्ति को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह कह सकते। पुलिस की इंटेलिजेंसी ज्यादा होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तुलना में। वो कोई भी हो, जैसे एनआईए को हमने हैंड ओवर कर दिया और इधर धारा लगा दी है आतंकवाद की जगह पर कुछ और, तो पता चला कि कोर्ट कहेगा ना कि जो धारा लगाई गई है वो तो अपराधी नहीं है और आतंकवाद के लिए धारा लगी नहीं, बरी हो गया, वह कोर्ट के हाथ बन गए। पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो ईडी तो अपनी कार्यवाही की वजह से डराता है और कुछ पे, वो तो बाकी कोर्ट का मामला है। लेकिन वही है कि अगर ईडी के पीछे ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया है तो सबसे पहला काम तो ये कि इट विल अरेस्ट द पर्सन, और दूसरा कि वह जितने भी उसके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जहां जहां भी हुए, ऑल विल बी सीज्ड।
वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्या समस्या है उसकी? तो डराने के लिए है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन तो पीएमएलए इज अ स्ट्रिंजेंट लॉ, सख्त कानून है ना। पीएमएलए, पॉक्सो, ये सब कानून बहुत सख्त है ना भारत के। या एनडीपीएस, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी सीरियस। मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरी समस्या क्या है कि मैंने मनी लॉन्डर नहीं किया या मुझे सिद्ध करना पड़े। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अक्यूज्ड। आमतौर पर आईपीसी में धारा लगती है तो क्या होगा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जिसने आरोप लगाया है, वह सिद्ध करेगा कि यह कैसे अपराध है। यहां ठीक उल्टा है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, अब जिसको गिरफ्तार किया है उसके ऊपर जवाबदेही है कि वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे। दैट इज मोस्ट सीरियस थिंग इन पीएमएलए। सबसे खतरनाक इसकी वही है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। और कुछ है? बस, बाकी तो अधिक जानकारी के लिए कही दिया है मैंने। वो लिखना था हम लोग अंटार्कटिका वाला ना, वो लिख के फिर आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो भूमि सुधार, संविधान में जो कहा था 31A, BC, राइट टू प्रॉपर्टी, 300A, और उसके बाद से स्टार्ट करेंगे जैसे ट्रिब्यूनल है या कुछ जो एजेंसीज हैं, ट्रिब्यूनल है, फिर कैग है ना, उस तरीके से फिर एक एक करके। हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना सीखने का एक ही विकल्प है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलनी है, गलत या सही। द फैक्ट, इंग्लिश नहीं बोलने में समस्या क्या आती है? इनहिबिशन, कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत, सामने वाला हंसेगा तो नहीं, ये डर हटाना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्या सबसे अच्छा तरीका वही है। ठीक, सामने वो कुछ 2, 4, 10 दिन, 15 दिन सामने वाले को लगेगा कि अंग्रेजी जैसी लग रही है, पता नहीं क्या है, लेकिन 10-15 दिन के बाद वो अंग्रेजी हो जाएगी। तो ये सरल और सबसे आसान तरीका, सबसे आसान और सबसे प्रभावी। लिखने में डर नहीं लगता ना, कोई देख नहीं रहा, तो जो पढ़ेगा वो समझेगा बाद में। मैंने लिख दिया, अब वो गलत है अगर, तो पढ़ने वाला मेरे सामने तो पढ़ नहीं रहा, लेकिन बोलने में समस्या सबसे बड़ी यही आती है ना कि जिसके सामने बोल रहा हूं वह हंस तो नहीं देगा। ये मान के चलना है। पब्लिक स्पीकिंग जब होती है ना, तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहला गुण उसका होता है कि जब व्हेन यू आर फेसिंग द क्राउड ऑफ से 1 लाख पीपल, 1 लाख लोग सामने बैठे हैं, ये नहीं, ये तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, दिस इज क्लास। ये तो इसका पब्लिक स्पीकिंग जहां दे रहे हैं, तो वहां पर ये मान के चला जाता है। 2 चीजें होती है कि लुक एट दी, जैसे सामने दीवार है, लुक एट दी वॉल, डोंट लुक एट दी क्राउड। ठीक है, दीवार पर नजर रहेगी तो जिधर से जो देखेगा उसको लगेगा कि मेरी तरफ दिख रहा है। कनेक्ट भी हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यह मान के चलना है कि जो सामने बैठा है, ऑल ऑफ देम आर ब्लडी फूल। और यह वास्तविकता है। क्यों? कि जिस विषय पर मैं बोल रहा हूं, एक भी नहीं जानता मैं क्या बोलने वाला हूं, या तो ऑडियंस नहीं जान रहा ना, सारे बेवकूफ है इसका मतलब। इफ यू हैव दीज 2 क्वालिटीज, यू आर ए गुड स्पीकर। बेस्ट एग्जाम्पल इज पॉलिटिशियन। नेता को देखा है कभी डरते हुए भाषण में? जो गलत सही जो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें इतिहास डिस्टॉर्ट हो रहा है कि भूगोल गड़बड़ हो रहा है कि क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं है ना, बाद में जनता समझती रहेगी। होता है ना ऐसा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग का वही है। बात तो पढ़ना ही है, अंग्रेजी तो पढ़ ही रहे, कंपलसरी के लिए तो पढ़ ही रहे ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या गड़बड़ हो सकता है कि पास्ट टेंस की जगह पर प्रेजेंट टेंस लग गया, यही खतरा हो सकता है ना।
जहां पर वुड हैव लगना चाहिए था वहां हैड लग गया, मान ले, इतना ही डेंजर होगा ना। तो सामने वाला कौन सा अंग्रेज है, ये मान के चलना है कि इज नॉट एन ब्रिटिशर। अंग्रेजी आदमी की भारत में अंग्रेजी एक सीमा से ज्यादा आगे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम लोग अंग्रेजी में सपना नहीं देखते, सपना अपनी मातृभाषा में ही देखते हैं। अंग्रेज सपना अंग्रेजी में देखता है। जब सपने अंग्रेजी में आने लग जाए, then it means that you are as good as a Britisher or American। जब तक सपना में भोजपुरी और हिंदी और ये सब आता रहेगा, तब तक एक सीमा तक ही अंग्रेजी रहेगी ना। नहीं, ये तो सच्चाई है। तो जबरन उसको ब्रिटिश एक्सेंट रखना और अमेरिकन एक्सेंट में बोलने की जरूरत नहीं। जो आता है कोशिश करनी है कि गलत नहीं बोली जाए, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। लेकिन सबसे पहला काम वही है कि डर हटाना पड़ेगा पर, और अपने मित्रों में क्या कहना पड़ेगा कि जिसको जो बात कहनी है वो अंग्रेजी में ही करें, भले 5 मिनट लगेगा। एक सेंटेंस कहने में 5 मिनट लगेगा ज्यादा ज्यादा शुरुआत में, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। व्यापार वाणिज्य समागम में क्या अंतर है? व्यापार कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मे बी मॉनिटरली विदाउट मॉनिटरी, मौद्रिक हो या गैर मौद्रिक हो, वस्तुओं सेवाओं का विनिमय अगर हो गया तो व्यापार है। अगर उसमें उसका मौद्रीकरण कर देंगे तो वाणिज्य हो गया। एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, कमर्शियल ट्रेड, अगर उसमें हम मॉनिटरी पार्ट इंक्लूड कर दें, जैसे बार्टर सुना होगा पहले, बार्टर ट्रेडिंग जो होती थी, दैट वाज एक्चुअल ट्रेड, में मुद्रा शामिल नहीं होती थी। ठीक है, जब व्यापार को मौद्रिक कर दिया तो वह वाणिज्य हो, राइट। समागम कहते हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है, दो इकाइयों के बीच इंटरेक्शन है, वो ट्रेड का भी। जैसे मान लें कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में व्यापार हो रहा है, तो एक की डिपेंडेंसी उत्तर प्रदेश पर है, दिल्ली की खास वस्तु सेवा की, और उत्तर प्रदेश की डिपेंडेंसी दिल्ली पर है किसी खास वस्तु सेवा की। यह इंटरेक्शन अगर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरकोर्स, उसको कहते हैं समागम। आर्टिकल 301 से 301 है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। उसका लॉजिक है, देयर इज नो इंटर स्टेट बैरियर, राज्यों के बीच का अवरोध नहीं होगा व्यापार में। क्यों? कि वह राज्य क्षेत्र भारत का है, और राज्यों का गठन हमने केवल प्रशासन के लिए किया है, न कि हर कार्य पर टैक्स लगाने के लिए। जो टैक्स लगेगा वो राज्य सूची में है ही। तो बॉर्डर्स हम बनाते जरूर हैं, लेकिन अवरोध नहीं क्रिएट करते। यहां भी देखा होगा, दिल्ली राजस्थान का बॉर्डर है, तो हरियाणा बॉर्डर है, वहां हमें एक खास परमिट लेने की जरूरत होती है, दैट्स ऑल, तो रोक नहीं लगा सकते। अधिनियम और संसदीय अधिनियम में क्या अंतर है? संसदीय अधिनियम तो हो गया जो संसद ने पारित किया विधेयक को, अधिनियम भी उसी को कहते हैं बेसिकली। लेकिन अधिनियम का दूसरा रूप भी हो सकता है, जैसे अध्यादेश। तो अध्यादेश भी अधिनियम की तरह कार्य करेगा, बट इट इज नॉट पार्लियामेंट्री एक्ट, है ना। जब संसद ने पारित कर दिया हो विधेयक को, तब उसको नाम ही कहेंगे पार्लियामेंट्री एक्ट कर रहे हैं ना उसको, पार्लियामेंट ने पारित किया है या लेजिस्लेचर ने। और अगर कार्यपालिका के आदेश, अध्यादेश, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, नियम विनियम जो अधिनियम का प्रभाव रखते हैं, वो भी अधिनियम के अंदर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। हेडिंग दिया है, भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022। कुछ मेजर पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, भारत द्वारा ऐसे अधिनियम के निर्माण का मूल उद्देश्य, भारत द्वारा ऐसे अधिनियम के निर्माण का मूल उद्देश्य क्या?
कौन सा क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, वो बात करता हूँ। मिल गया आंसर? गुड, ठीक है। पोलर वॉर्टेक्स, हाँ। तो ये उत्तर नहीं था उस प्रश्न का। पोलर वॉर्टेक्स तो ठीक है, मैंने पूछा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम। पोलर जेट्स है ना, ध्रुवीय जेट धाराएं। व्हाट इज द रोल ऑफ पोलर जेट्स? हाउ डू दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस CFC टू साउथ पोल? वो कैसे कैरी करती? क्योंकि जो CFC का इमिशन है वो मोस्टली इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैंड मास होने की वजह से सबसे ज्यादा इमिशन वही होगा, तो उसको आर्कटिक पर होना चाहिए। लेकिन आर्कटिक पर ओजोन होल छोटा है, अंटार्कटिका पर ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब कि CFC की मात्रा अंटार्कटिका पर ज्यादा होती है, तभी तो उसकी सांद्रता घटी होगी ना ओजोन की। और उत्सर्जन हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में वो कैसे आएगा, और उसमें पोलर जेट धाराओं की क्या भूमिका? क्या पूछा था मैंने? वॉर्टेक्स तो ठीक है, वॉर्टेक्स तो टेम्परेचर का ग्रेडियंट चेंज करेगा अंदर, और वॉर्टेक्स के अंदर का टेम्परेचर, वो क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसमें क्रिस्टल बन जाएंगे ना उसमें। अगर तापक्रम बहुत कम हो गया, क्रिस्टल बन गया, तो बाहर का तापमान और वॉर्टेक्स के अंदर का वाताग्र, जिसको कहते हैं वाताग्र कहते हैं ना उसको, उसके अंदर का तापमान अलग होगा। मैंने वो नहीं पूछा था, मैंने पूछा था उत्तरी ध्रुव यहां है और यहां से यहां कैसे पहुंच गया? या तो जेट धाराओं के माध्यम से आया होगा, नहीं? तो उस पर बात कर, उस पर आंसर ढूंढ। रोल ऑफ जेट स्ट्रीम इन ओजोन डिप्लीशन। प्रश्न यह है कि ओजोन छिद्र या ओजोन के विखंडन में जेट धाराओं की क्या भूमिका है? क्या प्रश्न है, क्या उत्तर ढूंढना, ठीक है ना? चलिए करेंगे ना, वो भी करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नॉट ओनली वन, मैंने उसमें से एक चुना है, केवल केवल जेट स्ट्रीम। हाँ, देखिए, भारत द्वारा इस अधिनियम के या इस कानून के निर्माण का मूल उद्देश्य अंटार्कटिक पर्यावरण और इस पर आश्रित एवं इससे संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए से संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना है। राष्ट्रीय उपाय करना है, ठीक है। यह अधिनियम, दूसरा पॉइंट है, यह अधिनियम अंटार्कटिक संधि 1959 अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर सम्मेलन, अंटार्कटिक संधि 1959, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर सम्मेलन 1980, कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मरीन लिविंग रिसोर्सेज 1980,
के संरक्षण पर सम्मेलन 1980 तथा मैड्रिड प्रोटोकॉल मैड्रिड मैड्रिड प्रोटोकॉल 1999 सॉरी 1998 के प्रावधानों से प्रेरित है। मैड्रिड प्रोटोकॉल 1998 के प्रावधानों से प्रेरित है। तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम में ऐसे संसाधनों के संरक्षण के लिए विधिक ढांचे का प्रावधान किया गया है। विधिक ढांचे का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अधिनियम के तहत अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण पर एक समिति के गठन का उल्लेख है। समिति के गठन का उल्लेख है जिसके पदेन अध्यक्ष के रूप में एक्स ऑफिशियो, जिसके पदेन अध्यक्ष के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि भारत द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाए। अंटार्कटिक पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाए। एक पॉइंट और लिखें, अधिनियम में अंटार्कटिक क्षेत्र में परमाणु परीक्षण तथा अपशिष्टों के निस्तारण पर परमाणु परीक्षण और अपशिष्टों के निस्तारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 17 के तहत 30 वर्षों का कारावास
जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और 50 करोड़ रुपए का जुर्माना, 50 करोड़ रुपए का जुर्माना आरोपित होगा। दैट्स ऑल। पे मुख्य बात केवल ध्यान रखनी है, अंटार्कटिका अधिनियम बना है, दैट्स ऑल, उसके मूल प्रावधान। मेंस में कुछ खास समस्या नहीं है, इससे पीटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं संविधान में भूमि सुधार, जो गवर्नेंस का पार्ट है 31A, और राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A। संपत्ति का अधिकार पढ़ा जरूर होगा कुछ ना कुछ, है? किस तरह का अधिकार है वह? विधिक, क्या मतलब, क्या मतलब हुआ इसका, विधिक अधिकार का? विधि के तहत छीन सकते हैं, और इसके अलावा कोई व्यक्ति कितनी संपत्ति रखेगा इसकी सीमा भी तय करेगी विधि? नहीं, क्या हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं? अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति है, भारतीय वामन अवतार ले ले, वामन अवतार सुना है, और 3 पग में पूरी पृथ्वी माप ले, कहे कि पूरी पृथ्वी मेरी, फिर एक अवतार होना भी है अभी, मान लो उसमें वामन का भी गुण आ जाए व्यक्ति में, तो 3 पूरी पृथ्वी नहीं, तो अगर 3 देग में पूरी पृथ्वी मापी जा सकती है, एक पर्याप्त है भारत की भूमि के लिए। कश्मीर में खड़ा होकर, हिमालय से खड़ा होकर उधर हिंद महासागर के पास पैर रखे, फिर क्या होगा? फिर अधिनियम विधिक अधिकार का क्या लाभ? विधि तय करेगी हमारी सीमा क्या होगी संपत्ति की। संपत्ति का क्या मतलब? अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? संविधान की भाषा प्रॉपर्टी। एसेट नहीं कहते संपत्ति, संपत्ति एसेट कहते हैं परिसंपत्ति। क्या अंतर है संपत्ति परिसंपत्ति में? प्रॉपर्टी एंड एसेट। एक है संपदा, स्टेट, सुना है ना शब्द, तो संपदा कहते हैं। एक होगी प्रॉपर्टी, एक है स्टेट, एक है एसेट। व्हाट इज द डिफरेंस? और संविधान में संपत्ति का क्या अर्थ? एक जगह लिखा है संविधान में कि राज्य उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाएगा। उत्पादन के साधन कौन? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, 4 है। तो उद्यमिता पर रोक लगा नहीं सकता राज्य, नहीं लगा सकता। श्रम पर, श्रम पर भी नहीं लगा सकता। क्यों? श्रम क्या है? क्या है श्रम? परिभाषित कैसे करेंगे? भूमि को कैसे परिभाषित करेंगे? लैंड इन इकोनॉमिक्स एंड लैंड इन ज्योग्राफी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। दोनों एक ही है। भूगोल में भूमि और अर्थशास्त्र में भूमि अलग अलग है ना, नहीं? अच्छा, भूमि को, तो भूमि लिथोस्फीयर का पार्ट है भूगोल में, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में केवल टॉप सॉइल तो होगा नहीं, स्थल मंडल में तो और भी कुछ होगा ना। भूगोल में लैंड का अर्थ कुछ और हो गया, इकोनॉमिक्स में लैंड इज अ प्लेस वेयर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। ऐसा स्थान जहां आर्थिक गतिविधियां होती कह सकते हैं, और जिससे हमें लगान प्राप्त होता है, रेंट, लगान मिलता है ना उससे।
इस कारण से वह उत्पादन का साधन है, राइट। उत्पादन का साधन होने के लिए उससे कुछ ना कुछ मौद्रिक लाभ होने चाहिए, व्यय नहीं होना चाहिए। जैसे प्रौद्योगिकी उत्पादन का साधन नहीं है, लेकिन बिना तकनीक के उत्पादन होता भी नहीं, तो फिर उत्पादन का साधन वो इसलिए नहीं है कि तकनीक पर व्यय करना पड़ता है, तकनीक से प्राप्ति नहीं होती। So it is, despite the fact that it is one of the most vital components, is not included in factor of production. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वही शामिल होगा जो लाभ देता हो, जैसे भूमि से लगान, श्रम से मजदूरी, पूंजी से ब्याज और उद्यमिता से लाभ। तो पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, इतना शांति क्यों है? तो श्रम को कैसे डिफाइन करेंगे? किया गया कार्य या किसी कार्य के लिए दिया गया समय। Labor is not the work done. Labor is the time required for the work to be done. जैसे कोई स्टाफ संस्था का तो कहा जाए कि आपको 10 बजे आना है, 8 बजे रात तक रहना है, आपकी ड्यूटी आवर है, ठीक है, और 10 बजे वो आ जाए, 8 बजे तक बैठा रहे, हम उससे कोई काम नहीं लें 1 माह, क्या इस आधार पर उसका वेतन काटेंगे कि आपने कोई काम नहीं किया? नहीं काटेंगे। वो कहेगा ना कि मैंने तो समय दिया ही ना अपना, आपका काम, आपने काम नहीं करा, उसे क्या आपकी समस्या है? मैं तो 10 बजे आता हूं, 8 बजे तक रहता हूं, आई हैव स्पेंट माई टाइम, तो आई हैव टू पे टू हिम, दैट पेमेंट इज फॉर द टाइम कंज्यूम्ड और टाइम रिक्वायर्ड, राइट। उस पर भी राज्य रोक नहीं लगा सकता। संकेंद्रण किसका हो सकता है? जिसका भौतिक स्वरूप हो, नहीं तो उत्पादन के 4 साधनों में 2 के भौतिक स्वरूप है, भूमि और पूंजी। तो जहां लिखा अनुच्छेद 39C, राज्य उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाएगा, उन उत्पादन के साधनों में भूमि और पूंजी शामिल है, न कि लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता और श्रम नहीं है, ठीक है। अब भूमि और पूंजी दोनों का संकेंद्रण रोकना है, तो पूंजी का संकेंद्रण कब रुकेगा? जब आय हमारी संचित हो जाए तो हमारी पूंजी बन जाएगी। बात आय के संचय को रोकना है। आय के संचय को रोकने के लिए हमने क्या किया है? प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी कर की दर बढ़ेगी। तो आय का संचय रोकने की या पूंजी का संचय रोकने की कोशिश प्रगतिशील कर प्रणाली से की, ठीक है। भूमि का जो संचय होगा, संकेंद्रण, वह एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि होनी चाहिए यह राज्य को तय करना होगा। क्यों? क्योंकि 39B में यह लिखा है कि उत्पाद ये भौतिक संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व है, निजी स्वामित्व नहीं है उस पर। आ रहा है समझ में? तो जब समुदाय का स्वामित्व है और राज्य उसकी देखरेख कर रहा है, तो राज्य का स्वामित्व है उस पर, तो राज्य तय करेगा कि हमारे पास जितने लोग हैं उन सबों के पास भूमि का समता मूलक वितरण, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से हो, राइट। तो एक परिवार को कितनी भूमि की जरूरत है यह राज्य तय करेगा, और उसके लिए परिवार को डिफाइन करना हो, राइट। और एक परिवार में जितने भी लोग हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता कितनी है भोजन, उतना भोजन प्राप्त करने की क्षमता लाने के लिए कितनी भूमि होनी चाहिए उसके पास, या भूमि की उर्वर शक्ति पर भी निर्भर करेगा ना। तो राज्य को क्या देखना है? व्हाट इज द फूड रिक्वायरमेंट, भोजन की आवश्यकता कितनी, परिवार में कितने लोग होंगे, और भूमि की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो कितनी भूमि होनी चाहिए यह तय करेगा, और उसके हिसाब से कानून के तहत अगर उस आवश्यकता से अधिक भूमि है किसी परिवार के पास, उस भूमि का अधिग्रहण करेगा और उसको देगा जो भूमिहीन है। स्पष्ट हुआ अब क्या कह रहा हूं मैं?
ताकि भूमि का संकेंद्रण एक व्यक्ति के पास हुआ। या अब परिवार को डिफाइन कैसे करेंगे? परिवार, फैमिली इज, और फैमिली कंप्राइजेस कपल, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन एंड द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ बोथ द स्पाउसेस। पति पत्नी और बच्चे। बच्चे कितने? 2 चाइल्ड पॉलिसी है भारत की, ठीक है। तो पति पत्नी और बच्चे, और दोनों मतलब कपल के, पति और पत्नी दोनों के अगर माता पिता हैं निर्भर उन पर, तो वो हो गए। तो 4 वो हो गए, पति पत्नी 6 और 2 बच्चे 8। तो इट शुड बी 8 मेंबर फैमिली इन इंडिया। अब 8 लोगों को 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी, यही है ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की क्षमता होनी चाहिए उसके पास। अब मान लिया 2400 कैलोरी भोजन खरीदने की क्षमता के लिए 8 व्यक्तियों के परिवार को सपोज 10,000 रुपया चाहिए प्रति माह। तो 10,000 इंटू 12, राइट, प्लस माइनस 10%। इन्फ्लेशन भी तो होगा, तो हमने उसको एडजस्ट कर लिया इन्फ्लेशन। तो 10,000 रुपया या 12 महीने में 10,000 कितना हो गया? 1,20,000 रुपया उसके पास होना चाहिए, और उसमें 10% हम इन्फ्लेशन ऐड कर दें तो 12,000 रुपया और होगा। तो 1,32,000 मां 1,30,000 रुपया उसके पास होना चाहिए। अब जिस क्षेत्र में वह निवास कर रहा है वहां पर हेक्टेयर भूमि की उत्पादक क्षमता कितनी है, यह तय करेगा राज्य। व्हाट इज दी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द लैंड। तो मान लिया उससे यह पता चला कि 4 हेक्टेयर या 6 हेक्टेयर भूमि अगर हो तो 1,32,000 रुपया उसको प्राप्त हो जाएगा। तो राज्य ने तय किया कि हमारे राज्य में एक परिवार की न्यूनतम आवश्यकता 6 हेक्टेयर भूमि है। स्पष्ट हुआ? अगर किसी परिवार के पास 8 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर अधिग्रहण करेगा राज्य। आया समझ में? कॉन्सेप्ट आया समझ में? दिस इज व्हाट, दिस इज सोशलिज्म, समाजवादी सिद्धांत है ना, संसाधनों का समतामूलक वितरण। अब राज्य से हमने जमीन खरीदी थी, हमने अपने नाम से रजिस्टर कराया इसको, इसका भुगतान किया राज्य को, स्टैंप ड्यूटी दी होगी, जमीन की रजिस्ट्री कराई होगी तो, और अपने नाम से हमने रसीद भी बनवाई है उसकी कि हमारी देखरेख में यह जमीन है और रेंट में पे कर रहा हूं। तब प्रश्न आएगा कि देन व्हाई डू द स्टेट एक्वायर द लैंड। जब मेरी जमीन है, मैंने रजिस्ट्री कराने के समय भी पैसा दिया आपको, हर साल मैं रेंट दे रहा हूं, आपका क्या अधिकार है कि आप मेरी भूमि का अधिग्रहण करें? दावा कर सकते हैं ना। तो 31 ए लिखता है कि राज्य को भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा और यह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन नहीं होगा। पहले 31 भी था, 44वें संशोधन के पहले। इट विल नॉट बी वायलेटिव ऑफ 14, 19 एंड 31। अब 31 हटा दिया तो 14 एंड 19 का मतलब कि समानता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कौन सा? 19 एक व्यवसाय की स्वतंत्रता। हम यह नहीं कह सकते कि मेरी भूमि पर ही मेरा व्यवसाय है, इसलिए 19 का उल्लंघन हो रहा भूमि के अधिग्रहण से। और समानता है कि मेरे साथ मेरी भूमि क्यों छीनी जा रही है, मेरे साथ विधियों का समान संरक्षण नहीं हो रहा, राइट। लेकिन राज्य को यह अधिकार है कि वह भूमि का अधिग्रहण करके भूमिहीनों में वितरित करे। क्या कहा जाएगा कि अनुच्छेद 39B और 39C अनुच्छेद 14 और 19 पर निर्बंधन है। कर सकते हैं? 39B and C are restrictions over 14 and 9। क्या 39B और C को मूल अधिकारों पर प्रमुखता, वरीयता दी गई? कह सकते हैं? यह भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार डेमोक्रेसी का प्रतीक है और 39B और C समाजवाद का, राइट। तो सोशलिज्म इज गिवन प्रेसिडेंस ओवर डेमोक्रेसी।
कह सकते हैं समाजवाद को हमने लोकतंत्र पर वरीयता दे रखी है। ऐसा क्यों? कि जब तक हम यह कार्य करेंगे नहीं, अधिकारों का संरक्षण होगा नहीं। और भारत अगर अनिवार्यतः लोकतंत्र है, तो भारत के शासन व्यवस्था का एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के सभी अधिकारों की रक्षा हो, और रक्षा करने के लिए हमें संसाधनों का समतामूलक वितरण करना ही होगा। तो समाजवाद के जरिए हम लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, यह सिद्ध होता है इस प्रावधान से। क्या स्थिति है? ठीक है, श्योर। तो ये व्याख्या हो गई उसकी कि हाउ वाई, जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, उसमें न्यायालय ने कहा गया कि डायरेक्टिव्स एंड राइट्स हैव अ डेलिकेट बैलेंस, दोनों के बीच एक संतुलन है, किसी एक को दूसरे पर वरीयता नहीं दे सकते, क्योंकि एक से लोकतंत्र, एक से समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और यह जो संतुलन है, यह स्वयं संविधान के मूल ढांचे का भाग होगा, ताकि भविष्य में कोई खतरा नहीं रहे, एक्सेप्ट 39B and C। क्लियर है? 39B और C को, या समाजवाद से जुड़ने वाले जो प्रोविजन होंगे, जैसे 46 कल्याण, तो हम कल्याण करने के लिए हम किसी न किसी को वरीयता देंगे, तो कल्याण करेंगे, उसमें एक आरक्षण भी आता है। तो आरक्षण अगर आएगा तो हम यह नहीं कह सकते कि आरक्षण मेरे 14, 15, 16 का उल्लंघन है, क्योंकि वहां कल्याण की भावना है उसमें, दैट इज ऑल्सो सोशलिज्म। तो समाजवाद के जरिए हम अधिकारों की रक्षा चाहते हैं, यह भारत की शासन व्यवस्था का उद्देश्य है, संवैधानिक उद्देश्य। इसलिए 39B और C 14 और 19 पर निर्बंधन की तरह काम करते हैं। स्पष्ट हुआ? अब एक तो व्याख्या यह करनी है। दूसरा कि जैसे हमसे पूछा जा सकता है ना कि समानता का अधिकार, भारत का संविधान या भारत की शासन व्यवस्था में समानता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण, समानता सबसे ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद जब भूमि का अधिग्रहण करता है राज्य, तो वह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39B के बीच परस्पर कोई अंतर विरोध है? इस तरह का प्रश्न हम इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जब भारत समाजवादी था या नहीं, पहले दिन से, हाँ, 26 जनवरी 1950, हाँ, कैसे दिखा नहीं था समाजवाद? तो 39B और C से भारत लोकतांत्रिक भी था, तो लोकतांत्रिक होने का मतलब उदारवादी। वो कैसे? उदारवाद का क्या मतलब? व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अब यह जो हमने, अच्छा एक और चीज बताइए, संपत्ति रखने का अधिकार क्या प्राकृतिक अधिकार माना जाए? टेल मी। अमेरिकी संविधान का 5वां संशोधन है 1791, जहां से प्रेरित है हमारा आर्टिकल 21। वहां लिखा क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी और प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ। ठीक है, ये अमेरिका का प्रावधान है। हमने मोर और लेस भाषा वही ली है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय। इसमें ही है ना, तो हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जगह पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ रखा, एक चेंज किया है, और लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी हटा दिया, लाइफ और लिबर्टी ले लिया है वहां। फिर है, इसका मतलब अगर उसकी बात करें हम 5वें संविधान संशोधन, तो लाइफ और लिबर्टी के समान ही प्रॉपर्टी भी तो महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रजाति जिसका जन्म प्रकृति में होगा, उसका निवास क्षेत्र होगा ना अपना, होगा, उतना स्थान प्रकृति ने दिया है ना उसको रहने के लिए।
उतने संसाधन उसके लिए अलॉट किए। ठीक है, अगर मांसाहारी जंतु की उत्पत्ति हुई है प्रकृति में, तो किसी ना किसी का मांस अवेलेबल होना चाहिए ना उसके लिए। सारे मांसाहारी हो जाते, कौन किसको खाता? ये समस्या होती प्रकृति के लिए, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता। तो फूड चेन क्रिएट किया है ना प्रकृति ने, राइट। इसका मतलब है कि प्रकृति ने सभी प्रजातियों के लिए कुछ स्थान और कुछ संसाधन सुरक्षित रखे हैं। हमें हमारा संघर्ष कब होता है? जब हम अपने उस आवंटित स्थान और संसाधन से अधिक पर अधिकार करना। आया समझ में क्या कहा मैंने? अगर हर व्यक्ति अपने पास जो संसाधन है उससे संतुष्ट हो जाए तो समस्या और संघर्ष नहीं होगा। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं, सारा पैसा मेरे ही पास हो, तभी मैं शोषण करूंगा ना दूसरे का। मेरे साथ साथ उसके पास पैसा कैसे बढ़ रहा है, उसका पैसा भी मेरे ही पास आना चाहिए और मेरे पास वो संचित होना, जितना आई विल एक्सप्लॉइट हिम। तो इसका मतलब कि प्रकृति से हमें उतनी संपत्ति मिलती है जो हमारे जीवन यापन के लिए अनिवार्य है। तो प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ नेचुरल राइट, फर्स्ट है। और प्रकृति देती किसको है? एक एक प्रजाति को, एक एक व्यक्ति को। अगर मानव प्रजाति की बात करें, एक एक व्यक्ति को, इसका मतलब कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति के स्तर पर दिया जाएगा और वह उस स्थान को यूज करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे शेर को एक गुफा मिल गई, तो प्रकृति ने एक गुफा का भी निर्माण कर दिया, रीजन जो हो। अब उस गुफा के अंदर शेर चला जाए तो प्रकृति यह इंटरफेयर नहीं करेगी कि पैर ऊपर करके क्यों नहीं सोया, राइट। इसका मतलब है कि जो स्थान प्रकृति ने आवंटित कर दिया है, दैट इंडिविजुअल इज फ्री टू यूटिलाइज इट अपने हिसाब। तो उदारवाद का मतलब होता है संपत्ति पर व्यक्तिगत और निजी स्वतंत्रता। पाया समझ में क्या कहा मैंने? ये भी लग रहा है बहुत या ठीक है? तो समाजवाद में जनता का नियंत्रण और उदारवाद में व्यक्ति का नियंत्रण, दोनों परस्पर विरोधी हैं, है ना। लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म आर डायलेक्टिकल, एंटागोनिस्टिक। एक में निजी स्वतंत्रता है, एक में समुदाय का नियंत्रण है। तो हमारा संविधान समाजवादी था 39-20, और लोकतंत्र भी है, उदारवादी भी होना चाहिए। उदारवादी होने के लिए निजी स्वतंत्रता संपत्ति पर होनी चाहिए थी, इसलिए हमने अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार बनाया। क्या समझ में? तो आर्टिकल 31 in original constitution was the reflection of liberal feature. अनुच्छेद 31, मूल संविधान का अनुच्छेद 31 भारत के उदारवादी सिद्धांत का प्रतीक था, और अनुच्छेद 39 बी और सी भारत की समाजवादी प्रकृति का प्रतीक था। तो हमने संविधान को बैलेंस कर रखा था, एक तरफ उदारवाद, एक तरफ समाज। इसलिए न तो उद्देशिका में उदारवादी शब्द लिखा गया, न समाजवादी। ये स्पष्ट है? क्यों? 76 में क्या किया? समाजवादी लिख दिया, तो मान लिया समाजवाद पर को वरीयता दे दी, का झुकाव ऐसे हो गया। इंडिया बिकेम एक्सप्रेसली सोशलिस्ट, प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी। जैसे समाजवाद लिखेंगे तो संसाधनों पर निजी स्वामित्व तो नहीं हो सकता कानून के सिद्धांत के हिसाब से। तो जैसे हमने समाजवादी शब्द लिखा 76 के संविधान संशोधन में, वैसे उस शब्द और अनुच्छेद 31 के बीच कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। When India is a socialist state, how can you give fundamental right to property? दोनों के बीच परस्पर विरोध है, इसलिए हमारी विवशता थी उसको वहां से हटाना।
तो इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम 31 और कहां रख दिया? विधि के तहत। इसका मतलब कि राज्य छीन नहीं सकता, उसको रेगुलेट कर सकता। छीन क्यों नहीं सकता? विधिक अधिकार छीना जा सकता है, ये हम जानते हैं, लेकिन यह केवल विधिक अधिकार नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार भी है। इट इज नॉट लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना के अधिकार की तरह नहीं है ना संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300A 31 के जगह पर 300A तो है, तो संविधान में ही ना, तो संवैधानिक अधिकार छीने नहीं जा सकते। इसका मतलब कि जब हमारे पास संपत्ति का अधिकार है तो उदारवाद की परंपरा भी है और राज्य उसको नियंत्रित करेगा, तो जो अंतर्विरोध था दूर हो गया। क्या स्थिति? हमारे लिए प्रश्न आएगा क्या कि भारत में संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन? पहले क्या था, अभी क्या है, और हमने ऐसा परिवर्तन क्यों किया? Why did we give right to property? 31 में दिया क्यों था, और जब दिया था तो हटाया क्यों, और उसमें समाजवादी होने नहीं होने से क्या संबंध, आपस का संबंध देख कि हमने रखा क्यों था उसको, और रखा था तो हमने उदारवादी समाजवादी शब्द क्यों नहीं लिखा? जब भारत समाजवादी था ही, पहले दिन लिखते। Why did we wait for 26 years? 50 से लेकर 76 तक प्रतीक्षा क्यों की? 40 बी और सी तो मूल संविधान में थे ना, तो समाजवादी तो था ही भारत, तो हम पहले ही लिख देते। 42वें संशोधन में क्यों लिखा? यह भी प्रश्न है हमारे लिए। और अभी एक याचिका उच्चतम न्यायालय में कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाया जाना चाहिए, बिकॉज दैट वाज ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड अमेंडमेंट। अभी तो याचिका एडमिट की है उच्चतम न्यायालय ने उस पर सुनवाई के लिए। इन दोनों शब्दों का कोई औचित्य नहीं, उसको जब हमने राजनीतिक रूप से हमने जोड़ा था उसमें, इसलिए उन दोनों शब्दों को हटाया जाना चाहिए। भविष्य का प्रश्न है, यह हटा सकते हैं अथवा नहीं। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दोनों मूल ढांचे के भाग हैं। हाँ, क्या हो सकता है? कोल्ड वॉर? अरे नहीं नहीं, कोल्ड वॉर से क्या, कोल्ड वॉर से मतलब नहीं है। 76 में क्या था? कोल्ड वॉर था ही 76 में, तो चरम सीमा पर था कोल्ड वॉर। नहीं, कोल्ड वॉर से मतलब नहीं। नहीं नहीं, देश आजाद तो हुआ था, वो तो ठीक है, तो समाजवाद था नहीं था भारत में? था ना, था तो लिख सकते थे। जब हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा, समाजवादी भी लिख देते, पंथ निरपेक्ष भी था भारत पहले से, क्या नहीं? नहीं नहीं नहीं, तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो पंथ निरपेक्ष भी था भारत, तो जो दो शब्द हमने बाद में जोड़े वो 50 में भी तो लिखे जा सकते थे ना। ये तब होता कि जब इन दोनों शब्दों को लिखने के बाद भारत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हुआ है, तब ना। पहले दिन से दोनों गुण है भारत में। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है तो पंथ निरपेक्ष है भारत, और 39 BC समाजवाद है ही, राइट। अगर इसको हटा दिया जाए क्या फर्क पड़ेगा? एक विचार यह कहेगा कि दोनों बुनियादी ढांचे के भाग हैं, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता दोनों, इसलिए इन दोनों शब्दों को नहीं हटाया जा सकता। दूसरा पक्ष क्या कहेगा? अगर ये शब्द नहीं थे तो भी भारत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, अगर हटा दिए जाएंगे तो भी रहेगा, हटाने से फर्क क्या पड़ता है? फर्ज गया, कोई बात नहीं। ये दूसरा प्रश्न है इसी से जुड़ने वाला। दोनों प्रश्न, दोनों लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी, लिखवाना तो पड़ेगा ही। ये कितना समझ में आया? संपत्ति का अधिकार आ गया समझ में? श्योर, लिख लेंगे अपने से। वहां पर आके रिस्क है। हम्म हम्म
मैं था ना 31 की भाषा थी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव अथॉरिटी ऑफ लॉ। रेस्ट्रिक्शन तो था ही, कोई भी फंडामेंटल राइट निरपेक्ष हो नहीं सकता। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि जिन संस्थाओं को कानून बनाने की शक्ति दी गई है वह उसको नियमित कर सकती हैं अगर कानून ऐसा रहे तब। यथा दूसरा, पहला संशोधन 1951, इसने लिखा 31 से जोड़ा इसने और लिखा कि अधिग्रहण से 14, 19 और 31 का उल्लंघन जब भी था। यहां भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम एक फीचर लिखते हैं भारत के संविधान का कि भारत का संविधान विश्व का सबसे दूरदर्शी संविधान। 50 में लागू किया, 51 में संशोधन कर दिया। ये कैसी दूरदर्शिता, राइट? यह इसलिए किया गया था 1950 में संविधान के पारित होने के बाद संविधान सभा में जो जमींदार रियासती राज्य के लोग थे जिनके पास भूमि बहुत ज्यादा थी वो हस्ताक्षर नहीं करते 31A को, संविधान का पारित होना संभव नहीं होता। इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नेहरू, गेट द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड फर्स्ट। और 51 में यह कहा गया कि नवी अनुसूची जोड़ दी और यह कहा कि जो भूमि सुधार के कानून होंगे वो नवी अनुसूची में रखे जाएंगे जिनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, राइट? तो चैप्टर ही खत्म। अब उसके बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर लिया। 1-2 वर्ष में 18,000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की सरकार ने और यह कहा कि 14, 19, 31 का उल्लंघन नहीं होगा, आप याचिका भी दायर नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे कानून नवी अनुसूची है ना। तो नेहरू ने समाजवाद को एस्टेब्लिश कर दिया वहां, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि 13 कानून डाले गए नवी अनुसूची। नेहरू ने यह कहा कि अगर इस अनुसूची को आगे बनाए रखा जाएगा तो लोकतंत्र का उल्लंघन होगा, इसलिए इसमें 13 के बाद अब नए कानून नहीं आएंगे। है समझ में? 1951 से 64 तक, नेहरू के डेथ तक, इट वॉज ओनली 13 लॉज। के बाद से उसको यूज नहीं किया सरकार ने। 64 के बाद बाकी जो सरकारें आई उनको लगा कि इससे बढ़िया हथियार हो ही नहीं सकता न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए। तो 64 से लेकर 2007 तक ये 13 से बढ़कर हो गए 284। आया समझ में? मिसयूज किया सरकार ने। 2007 में केस है IR कोहेलो। IR कोहेलो, उसके पहले एक है वामन राव का केस है 1980 का। उसमें कोहेलो वाले केस में न्यायालय ने कहा कि जो 24 अप्रैल 1973 के पहले जो कानून इसमें रखे गए थे उनको छोड़कर बाकी सभी का पुनर्विलोकन हो सकता है। उसके बाद से रुक गया। 2007 के बाद से 24 तक एक भी कानून ऐड नहीं हुआ उसमें। यह सिद्ध करता है ना कि इट वॉज पॉलिटिसाइज्ड। संविधान का राजनीतिकरण आपके साक्षात्कार का प्रश्न है। डू यू एग्री दैट इन द लास्ट 2 decades Indian Constitution has been heavily politicized? भारत के संविधान का व्यापक स्तर पर हमने राजनीतिकरण कर दिया है। नहीं, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कितना इंटरेस्टिंग वाक्य था। गोविंद के राष्ट्रपति बनने के समय मीरा कुमार वॉज द अपोजिशन कैंडिडेट, याद आ रहा है? तो अपोजिशन ने यह कहा कि आपका जो दलित प्रत्याशी और हमारा जो दलित प्रत्याशी है, तो हमारा दलित प्रत्याशी आपके दलित प्रत्याशी से अधिक दलित है। तो यह जो राष्ट्रपति के पद को हमने दलित से जोड़ दिया है, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिसाइजेशन। इलेक्टोरल बॉन्ड या इलेक्शन कमीशन, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिसाइज्ड, कह सकते हैं ना। तो संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसका हमने राजनीतिकरण किया है, पहले भी अभी भी करते हैं। तो सरकारें उसका कई बार गलत फायदा उठाती हैं। काम राजनीतिक है, आवरण संविधान का है। उसी में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ना भी है।
That is, the 42nd amendment was also politically designed. एक वाक्य लिखते हैं, 42nd amendment was politically motivated, constitutionally blanketed. राजनीतिक रूप से प्रेरित और संवैधानिक रूप से आवरणबद्ध था, ताकि हम उंगली नहीं उठा सके। समाजवादी है भारत, पहले भी था, तो लिखकर कौन सा पाप कर दिया, तो उसको और मजबूती दे दी नहीं। इसी तरह भारत पंथ निरपेक्ष था, तो हमने लिख दिया तो और ताकत आ गई भारत की पंथ निरपेक्षता में, हम उंगली नहीं उठा सकते थे। लेकिन अभी जो याचिका एक्सेप्ट की है कोर्ट ने, वो एक्सेप्टेंस इसलिए है कि उस पर विचार किया जा सकता है। याचिका खारिज हो जाती तो क्या होता कि यू कैनॉट रिमूव इट, ये बुनियादी ढांचे के भाग हैं, इसलिए इन पर संशोधन हो ही नहीं सकता, तो याचिका ही खारिज हो गई होती। लेकिन न्यायालय ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब है कि उस पर सुनवाई होगी और विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा तो विचार में तो दोनों पहलू हैं, हटाए भी जा सकते हैं, नहीं भी हटाए, तो नहीं हटाए जा सकते उसका तर्क है कि दोनों बुनियादी ढांचे के भाग हैं, और हटाए जा सकते हैं उसका तर्क क्या है, इनको जोड़ने के पहले भी भारत की प्रकृति समाजवादी पंथ निरपेक्ष थी, हटाने के बाद भी रहेगी। तो अगर हटा भी दिया जाए देन देयर इज नथिंग रॉन्ग, ओपन हो गया ना यार। जब फैसला आएगा उसके हिसाब से हमारा उत्तर होगा। अभी क्या है कि अभी हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हटाया भी जा सकता है, नहीं भी हटाया जा सकता। अगर हमारी मुख्य परीक्षा तक ऐसा प्रश्न आ गया तो हमारा उत्तर दोनों रहेगा। आपकी राय क्या है इस पर? तो राय यह होगी कि हटाया जा सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि नहीं हटाया जाए, बिकॉज दे आर पार्ट्स ऑफ बेसिक स्टडी। क्या क्या स्थिति है? ठीक है, लिखें इसको अब। नहीं नहीं, सब जुडिस मैटर है ना, न्यायालय में लंबित मामला है, हमारी औकात नहीं है लिखने की कि आप न्यायालय को ऐसा करना चाहिए। सही वर्ड है ना औकात, क्या नहीं होना चाहिए हमारी, हमसे अपेक्षा नहीं है। वाक्य होगा कि आपकी किस औकात से लिखा। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और वही एकमात्र व्याख्याकार है, तो हमारी क्या औकात है कि हम उसको गाइड करें और सीजीआई को लिखें कि आपको ऐसा करना चाहिए? हाँ? हो ही नहीं सकता। अपनी राय सब जुडिस मैटर पर बहुत ध्यान से लिखने की जरूरत। न्यायालय में लंबित मामलों पर भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए उसमें। ऐसे भी ब्यूरोक्रेट को ओपन ही होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी नहीं चाहिए ब्यूरोक्रेसी को, नम्यता होनी चाहिए। जब जैसी जरूरत है ऐसा कार्य, रिजिड हो जाएगा तो टूट जाएगा ना। इसलिए कहा था ना, जो सीधे पेड़ होते हैं वही काटे जाते हैं। पेड़ों का टेढ़ा मेढ़ा होना जरूरी है अगर जीवन रक्षा करनी है तो कभी इधर ब्रांच की जरूरत है तो इधर ब्रांच निकलेगा, कभी इधर की जरूरत इधर निकलेगा। शुड बी फ्लेक्सिबल। सीधे चले गए तब तो फिर रिजिड हो जाएंगे। देखिए एक हेडिंग बनाइए, संपत्ति से संविधान में भूमि सुधार तथा संपत्ति का अधिकार। संविधान में भूमि सुधार तथा संपत्ति का अधिकार। इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग, फिर 31A नवी अनुसूची। किसी ने पूछा है डिसमिस्ड और रिमूव्ड में क्या अंतर है? रिमूवल इज ऑलवेज थ्रू ए प्रोसीजर, डिसमिसल मे नॉट रिक्वायर ए प्रोसीजर। डिसमिसल जब करते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब रिमूवल करेंगे तो उसकी एक पहले से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी रिमूव कर सकते है ना। कहा जाएगा कि बर्खास्त करना,
डिसमिसल हो गया बर्खास्त कर, और रिमूवल हो गया पद से हटाना। तो पद से हटाने के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। बर्खास्तगी तत्काल हो सकती है, कारण बताए बिना या कारण देकर। राइट, देखिए देखिए भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 39 बी और सी, अनुच्छेद 39 बी और सी में संसाधनों पर समुदाय के स्वामित्व, संसाधनों पर समुदाय के स्वामित्व और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक, उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक, लगाकर समाजवादी सिद्धांतों को शामिल किया गया था, समाजवादी सिद्धांतों को शामिल किया गया। पारा करके भारत की प्रकृति के समाजवादी होने के कारण, भारत की प्रकृति के समाजवादी होने के कारण जहां राज्य को संसाधनों के समतामूलक वितरण के लिए, राज्य को संसाधनों के समतामूलक वितरण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, उत्तरदायी बनाया गया है। इसी कारण राज्य को भूमि ब्रैकेट में कर दीजिएगा संपत्ति, राज्य को भूमि या संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार है। अधिग्रहण का अधिकार है। इसी उद्देश्य से संविधान के पहले संशोधन अधिनियम, संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 31 ए और बी, 31 ए और बी तथा नवी अनुसूची को जोड़ा गया, नवी अनुसूची को जोड़ा गया। पच्चीसवें संशोधन अधिनियम 1971 से 25वें संशोधन अधिनियम 1971 से जोड़े गए अनुच्छेद 31 सी में 31 सी में उन निदेशक तत्वों को
संरक्षण दिया गया है उन निदेशक तत्वों को संरक्षण दिया गया है जो भूमि सुधार से संबंधित हैं। ठीक है, पारा कीजिए। अनुच्छेद 31 ए में राज्य को अनुच्छेद 31 ए में राज्य को भूमि अधिग्रहण का अधिकार है जिससे भूमि अधिग्रहण का अधिकार है जिससे अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन नहीं होगा, जिससे अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन नहीं होगा। अतः अनुच्छेद 39 बी और सी के प्रावधानों को अनुच्छेद 39 बी और सी के प्रावधानों को अनुच्छेद 14 और 19 पर निर्बंधन कहा जा सकता है। अनुच्छेद 14 और 19 पर निर्बंधन कहा जा सकता है। ठीक। अनुच्छेद 31 ए में राज्य अनुच्छेद 31 ए में राज्य भूमि अधिग्रहण के अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के अतिरिक्त उससे संबंधित किसी अधिकार को परिवर्तित कर सकता है या कम कर सकता है। परिवर्तित कर सकता है या कम कर सकता है। जैसे कई शब्द हैं। 31 ए में कई शब्द हैं। जागीर, इनाम, मुआफी और जन्मम अधिकार। जन्मम जन्मम है। जन्मम केरल और तमिलनाडु में। जागीर का मतलब हो गया कि ऑल सच ग्रांट्स होल्डर ऑफ विच डिड नॉट पे होल्डर ऑफ विच यूज्ड टू कलेक्ट टैक्स। ऐसे अनुदान थे ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए जिनके धारक को यह अधिकार था कि वह राजस्व की वसूली, तो कहते थे जागीरदार, कहते थे ना। लेकिन वह स्वयं कृषक नहीं होता था। He was not himself a tiller of the soil. खुद खेती नहीं करता था, लेकिन खेती करने वाले से राजस्व लेता था। यह जागीर था। एक था इनाम। नाम ही से समझ में आ रहा है कि अगर किसी ने ब्रिटिश ऑफिसर्स की सेवा की है तो उसको इनाम के तौर पर हमने कोई भूमि दे दी। एक हो गया कि उसकी सेवा से खुश होकर हमने राजस्व माफ कर दिया, उसका माफी हो गई बात। और एक केरल और तमिलनाडु में बाय बर्थ हमें वो राइट मिलता है
जन्म से प्राप्त होने वाला राइट है, तो कहते हैं जन्मम अधिकार। तो चाहे अगर कोई कहे कि मैं, हमारी जो संपत्ति है वह हमारे दादाजी जागीरदार थे, तो उनको 12 हेक्टेयर भूमि जागीर के तौर पर मिली थी या इनाम के तौर पर मिली थी, और वही इनहेरिट होकर मेरे पास आई है, यह दावा किया हमने, और उसका पेपर भी है मेरे पास। तो भी 31(a) के तहत अभी हमने क्या लिखा कि राज्य को यह अधिकार है, वह या तो उसका अधिग्रहण कर सकता है या उससे संबंधित किसी भी अधिकार को परिवर्तित कर सकता है, घटा सकता है, समाप्त कर दे सकता है, वॉटेवर। ठीक है, तो अगर राज्य को ऐसा लगता है कि नहीं, दादाजी जागीरदार थे, आप नहीं हैं, ठीक है, तो आपसे यह भूमि ले ली जाएगी, क्या आप यह कार्य नहीं कर सकते। You cannot collect tax from someone else because that will exploit people. वो अधिकार कम किए जा सकते। फिर है, यह लिख लीजिए एक एक वाक्य। ऐसे अनुदान जिन पर धारक को, ऐसे अनुदान जिन पर धारक को राजस्व वसूली का अधिकार था, लेकिन राजस्व वसूली का अधिकार था, लेकिन वह स्वयं कृषक नहीं था। ऐसे अनुदान जिन पर धारक को राजस्व वसूली का अधिकार था, लेकिन वह स्वयं कृषक नहीं था। स्पष्ट हो गया? सरल भाषा में लिखवा दे, वो शाब्दिक ये संवैधानिक शब्द देखेंगे तो बहुत कष्ट होगा उसमें। जैसे एक को कहते हैं स्वत्वधारी, एक को कहते हैं उपस्वत्वधारी, एक को कहते हैं भूधृति धारक, तो टेन्योर होल्डर। उसमें उतना याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधा लिखना है, समझना है केवल। बाकी जो प्रश्न में भाषा होगी, मान लिया प्रीलिम्स में, इतना पढ़ के समझ में आ जाएगा, है ना, तो बहुत उसको क्लिष्ट बना के रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखना है इनाम। ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा के बदले, ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा के बदले किसी भारतीय को संपत्ति के रूप में दिया गया अनुदान, किसी भारतीय को संपत्ति के रूप में दिया गया अनुदान। तीसरा है मुआफी। ऐसी संपत्ति जिस पर भूधारक को, ऐसी संपत्ति जिस पर भूधारक को भू राजस्व देने से छूट दी गई थी, भू राजस्व देने से छूट दी गई थी। और चौथा है जन्मम अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने के कोचुनी बनाम मद्रास राज्य, मद्रास एंड केरला है, सॉरी, के कोचुनी बनाम मद्रास तथा केरल राज्य 1960 मामले में इसकी व्याख्या करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहा है
इन राज्यों में किसी व्यक्ति को संपत्ति धारण करने का, वैध संपत्ति लिखी, इन राज्यों में किसी व्यक्ति को वैध संपत्ति धारण करने का जन्म से अधिकार है, होगा, जन्म से अधिकार होगा। ठीक है, 12 करके लिखिए। एक इंटरनेशनल लॉ की बात है, वो लिखवा दे रहा हूं। भारत में भूमि अधिग्रहण की ऐसी संकल्पना भारत में भूमि अधिग्रहण की ऐसी संकल्पना 1625 में ह्यूगो ग्रोशस 1625 में ह्यूगो ग्रोशस द्वारा दिए गए सिद्धांत पावर ऑफ इमिनेंट डोमेन पावर ऑफ इमिनेंट डोमेन, इसको हिंदी में लिखते हैं प्रख्यात क्षेत्र का सिद्धांत, प्रख्यात क्षेत्र का सिद्धांत से प्रेरित है। ये 3 पॉइंट है। राज्य को संपत्ति के, निजी संपत्ति, राज्य को निजी संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार होगा। दूसरा है अधिग्रहण केवल लोकहित या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही होगा। और तीसरा है अधिग्रहण के बाद पर्याप्त मुआवजा देना अनिवार्य होगा। अधिग्रहण के बाद पर्याप्त मुआवजा देना अनिवार्य होगा। क्या हो गया? आगे लिखिए पारा चेंज करके। अनुच्छेद 31B के प्रावधानों के अनुसार, 31B के प्रावधानों के अनुसार भूमि सुधार अधिनियमों का संरक्षण किया गया है।
भूमि सुधार अधिनियमों का संरक्षण किया गया है और उन्हें नवी अनुसूची में रखने का प्रावधान है। नवी अनुसूची में रखने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि नवी अनुसूची में पहले संशोधन 1951 से रखे गए कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन, रखे गए कानूनों के न्यायिक पुनर्विलोकन पर रोक लगाई गई थी। लेकिन कालांतर में इस अनुसूची में विभिन्न सरकारों द्वारा अधिनियमों की संख्या बढ़ाकर 284 कर दी गई। कर दी गई 12 के लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामले में यह कहा कि 1973 में केशवानंद भारती मामले 1973 में केशवानंद भारती मामले और उन्नीस सौ इक्यासी में वामन राव बनाम भारत संघ मामले में वामन राव बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णयों के आधार पर यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट किया। कैसे वाक्य लिखा है यार कोहेलो मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा, पहले लिखा है हाँ मामले में दिए गए निर्णयों के आधार पर यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि 24 अप्रैल 1973 और उसके बाद 24 अप्रैल 1973 और उसके बाद इस अनुसूची में शामिल कानूनों का
संविधान के मूल ढांचे से असंगत होने के आधार पर, संविधान के मूल ढांचे से असंगत होने के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ठीक है? 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 किस लाइन को? 24 अप्रैल वाला। ये बहुत बारीक प्रश्न है पीटी का कि सामान्य रूप से जो पुनर्विलोकन है, तो पॉलिटी में पढ़ेंगे आप 13(2) जब पढ़ेंगे तो, कि अनुच्छेद 13(2) से जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें एक केस है ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का, जिसमें कहा गया कि पुनर्विलोकन दो तरह का होगा, एक प्राथमिक, एक द्वितीय। प्राथमिक पुनर्विलोकन होगा कानूनों का और द्वितीयक होगा कार्यपालिका के आदेशों। ठीक है? अब कानून में दो तरह के कानून हैं, एक साधारण विधि, एक संशोधन विधि। संशोधन विधि जो 368 के तहत पारित होती, तो संशोधन विधियों का पुनर्विलोकन मूल अधिकारों के आधार पर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आधार लेना होता है बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन, कि संशोधन अधिनियम ने मूल ढांचे का उल्लंघन किया है, इस आधार पर हम उसका पुनर्विलोकन करेंगे। साधारण विधियों का पुनर्विलोकन हम करेंगे अधिकारों के उल्लंघन के। ठीक है? बारीक प्रश्न क्या है कि किसी साधारण विधि का बुनियादी ढांचे से असंगत होने के आधार पर किस परिस्थिति में पुनर्विलोकन किया जा सकता? प्रश्न आया समझ में? इनमें से किस परिस्थिति में किसी साधारण विधि का न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के मूल ढांचे से असंगत होने के आधार पर किया जा सकता? परिस्थिति क्या है? यदि यह अधिनियम नवीं अनुसूची में शामिल है और 24 अप्रैल 1973 के बाद है। स्पष्ट हो गया? 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई साधारण विधि भी रखी गई है, then that should be reviewed on the basis of basic structure, not on the basis of rights, अधिकारों के आधार पर नहीं। तो संशोधन विधियों के समान हम किसी साधारण विधि का भी पुनर्विलोकन कर सकते हैं यदि वह विधि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9 शेड्यूल में क्या स्थिति। ठीक है? अब एक हेडिंग दीजिए, संपत्ति का अधिकार। लिखिए, संविधान के 44वें संशोधन 1978 से, संविधान के 44वें संशोधन 1978 से भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में, एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। शामिल किया गया। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के तहत ही, विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, क्या मतलब? अगर विधि का प्राधिकार उल्लंघित नहीं हो रहा तो राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। ये लिखा है ना, विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अगर विधि बनाई गई है तभी वंचित होगा, अगर विधि नहीं है ऐसी तो हम उसको वंचित नहीं कर सकते, अर्थात हम इस अधिकार को छीन नहीं सकते। यह संविधान में ही रहेगा, संविधान से हटा नहीं सकते। स्पष्ट हुआ यह? और भले संविधान में रहकर हम विधि से इसको गवर्न करते रहें, लेकिन हम किसी व्यक्ति को उससे छीन नहीं सकते। आगे लिखिए। भारत में संपत्ति के अधिकार का यह प्रावधान, भारत में संपत्ति के अधिकार का यह प्रावधान अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन, अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन 1791 से प्रेरित है। ठीक, अब जो उस समय एक्सप्लेन किया था मैंने, उसको लिखवा दे रहा हूं, 12 करके लिखिए। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार के रूप में दिया गया था। इसे भारत के उदारवादी लोकतंत्र का एक प्रतीक कहा जा सकता है। इसे भारत के उदारवादी लोकतंत्र का एक प्रतीक कहा जा सकता है क्योंकि उदारवादी शासन व्यवस्थाओं में संपत्ति पर निजी स्वामित्व दिया जाता है। संपत्ति पर निजी स्वामित्व दिया जाता है। स्पष्ट है वाक्य? है? सारा कीजिए। दूसरी ओर मूल संविधान में ही अनुच्छेद 39 बी और सी में समाजवादी सिद्धांत रखे गए थे। पहले हमने लिख रखा है संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व, है ना? तो आपको जहां मेंस में लिखना होगा, क्या नहीं लिखना है पहले लिखा हुआ है, तो वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। 39 बी और सी में समाजवादी सिद्धांत रखे गए थे। इस आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत के मूल संविधान में उदारवादी और समाजवादी सिद्धांतों का संतुलन विद्यमान था। मूल संविधान में
उदारवादी और समाजवादी सिद्धांतों का संतुलन विद्यमान था। तारा कीजिए, क्या विद्यमान था? इसी कारण दोनों में से किसी भी शब्द का स्पष्ट उल्लेख, दोनों में से किसी भी शब्द का स्पष्ट उल्लेख उद्देशिका में नहीं किया गया था, उद्देशिका में नहीं किया गया था। अब पैराची ये ठीक है? क्यों जोड़ा था हमने 31 में, उससे स्पष्ट हो रहा है। और हमने लिखा क्यों नहीं था समाजवादी शब्द, यह भी स्पष्ट है इससे। अब जब लिख दिया 76 में, तब उसका प्रभाव क्या पड़ा और क्यों हमने उसको 31 को रिपील करके 300A में जोड़ दिया है। सारा कीजिए। 42वें संशोधन 1976 से 42वें संशोधन 1976 से उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़े जाने के बाद, उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़े जाने के बाद भारतीय संविधान को प्रत्यक्ष रूप से, भारतीय संविधान को प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी बना दिया गया। बना दिया गया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजवाद में ऐसे लिखिए, कहा जा सकता है कि समाजवादी शासन व्यवस्थाओं में संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण होता है, जिसके फलस्वरूप संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण होता है, जिसके फलस्वरूप भारत में अनुच्छेद 39B और C, 39B और C और अनुच्छेद 31 के बीच, भारत में अनुच्छेद 39B और C और अनुच्छेद 31 के बीच अंतर्विरोध उत्पन्न हो गया था, अंतर्विरोध उत्पन्न हो गया था। ऊपर हमने लिख रखा है क्यों, 31 उदारवाद है, 39B है ना, अंतर्विरोध उत्पन्न हो गया था। सारा कीजिए। इसी पृष्ठभूमि में, इसी पृष्ठभूमि में 44वें संशोधन 1978 से अनुच्छेद 31 और 19(1)(f), 31 and 19(1)(f) को निरस्त कर अनुच्छेद 300A में इसे एक विधिक अधिकार बनाया गया। बनाया गया।
इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि हालांकि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में हालांकि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह अब भी एक मानव अधिकार के साथ साथ यह अब भी एक मानव अधिकार के साथ साथ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त विधिक अधिकार है। संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त विधिक अधिकार है। अतः इस पर आरोपित कोई भी निर्बंधन इस पर आरोपित कोई भी निर्बंधन युक्ति युक्त होना चाहिए। कोई भी निर्बंधन युक्ति युक्त होना चाहिए। दैट्स ऑल। क्या स्थिति ठीक है? कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई अगर समस्या है तो। 21। हाँ, संपदा का मतलब होता है आनुवांशिक रूप से जो संपत्ति प्राप्त होती है, इनहेरिटेड। पिता या माता की तरफ से जो संपत्ति मिलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कहते हैं संपत्ति, स्टेट। तर्कपूर्व, जब चाहे तब ऐसे नहीं लगा सकते। संपत्ति हो गई कि जो हमने स्वतः खरीदा है, वह संपत्ति है, प्रॉपर्टी। कोई संपत्ति तो सब है, एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी। अगर हमने खरीदा है तो वह संपत्ति है केवल। अगर वह संचित हो जाए तो एसेट हो गई, परिसंपत्ति हो। और अगर आनुवांशिक रूप से प्राप्त हुई है, संपदा हो गई। जन्मम अधिकार केवल तमिलनाडु और केरल में ही है, चूंकि इसका प्रावधान वहीं है केवल, बाकी जगहों पर ऐसा है नहीं। बाकी राज्यों में, राज्य को अगर ऐसा करना होगा तो हर राज्य को अलग से कानून बनाने की जरूरत हो। बाकी चूंकि केरल में वह पहले से विद्यमान था, इसलिए संविधान में लिख दिया गया। बाद में जो केस हमने लिखा ना, कोचुनी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड केरल, उसमें तमिलनाडु में भी ऐसे कुछ अधिकार देखने को मिले, इसलिए न्यायालय ने तमिलनाडु में भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अदरवाइज इट वाज ओरिजिनली प्रेजेंट इन केरला। बाकी राज्य भी अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं जन्मम अधिकार, अपने से कानून बना। और क्या दिक्कत? अभी तक जो लिखा उसमें क्या समस्या? एक प्रश्न इस पर बहुत अच्छा बनेगा मेंस में, कि प्रश्न को समझने की कोशिश की। इसको इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स तीनों से जोड़ देते कि भारत में भूमि सुधार कृषि सुधारों की नींव है। इस संबंध में भारत के संविधान में किए गए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की। प्रश्न आया समझ में? भारत में भूमि सुधार कृषि सुधारों की बुनियाद है, नींव है। इस संबंध में भारत के संविधान में किए गए ऐसे प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। लिख लीजिए प्रश्न। भारत में भूमि सुधार
कृषि सुधारों की नींव है। भारत में भूमि सुधार कृषि सुधारों की नींव है। इस संबंध में या इस संदर्भ में संविधान में किए गए प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। संविधान में किए गए प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में, 250 शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक। नींव का क्या मतलब? नींव को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बेस। बेस तो यह भी है जिस पर हम खड़े हैं। दैट इज ऑल्सो बेस ऑन विच वी आर स्टैंडिंग, बट दिस इज नॉट दी नींव। इसको नींव नहीं कहते, इसको कहते हैं फाउंडेशन। एफ है ना, ही बेस तो है एफ। F9 फाउंडेशन 9। फाउंडेशन का क्या मतलब? नींव, और नींव का मतलब फाउंडेशन। वेरी गुड। क्योंकि व्याख्या की कैपेसिटी इतनी अच्छी है ना। बिल्डिंग का फाउंडेशन कहां देखने को मिलेगा? भूमि के नीचे। कृषि सुधारों की नींव है भूमि सुधार। भूमि के ऊपर कृषि होती है। भूमि भूमि सुधार उसकी नींव कैसे हो? जो कृषक है, वह कृषक जिस भूमि पर कृषि कार्य करेगा वह भूमि उसके पास होनी चाहिए। राइट? ही शुड नॉट बी लैंडलेस फार्मर, ही शुड हैव लैंड होल्डिंग। के पास भू स्वामित्व होना चाहिए, तभी उसका कृषि सुधार बेहतर होगा। अन्यथा अगर हमने भूमि सुधार नहीं किया या भू स्वामित्व नहीं बढ़ाया तो उसको हम चाहे खाद, बीज, पानी जो दे दें, एग्रीकल्चर तो हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी। लेकिन अगर यह कहा गया कि यू हैव टू गिव 50% टू द लैंड ओनर, जो आपका फसल होती है आपकी, उसका 50% आपको भूस्वामी को देना है। राइट? होता है ना ऐसा, 50% हो, 20% हो, 40% हो, दैट डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम विलेज टू विलेज। या लैंड ओनर कौन है उस पर डिपेंड करेगा। तो कुछ लैंड ओनर कह सकते हैं कि मुझे 40% चाहिए, कुछ कहेगा कि 10% में हो, कुछ कहेगा कि 60% चाहिए। तो अगर उसने 50% दे दिया, बाकी जो उसके पास बचेगा उससे हो सकता है वो अच्छी स्थिति में नहीं आ पाए। 50% में उसका जीवन यापन हो गया, और 50% और अगर होता उसके पास तो वह मुनाफा होता। लेकिन वह 50% उसने दे दिया, उसका जीवन यापन तो हो जाएगा, लेकिन उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार, का जीवन स्तर बेहतर नहीं हो। तो हम कृषि सुधारों में कितना भी प्रयास क्यों नहीं कर ले, जब तक भूमि सुधार नहीं होगा वह कृषि का ढांचा सुदृढ़ नहीं बनेगा। यह लिखना है। The second part of your question has lesser marks. अगर 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो 8 नंबर जाएगा फर्स्ट पार्ट पर, 4 नंबर जाएगा सेकंड। क्यों? 4 वाला रटा हुआ है। राइट? 31 ABC, और मैक्सिमम उत्तर उसी पर फोकस होगा। कुछ लोगों के उत्तर में पहला भाग एक्चुअल विश्लेषण है, वेदर यू अंडरस्टैंड दिस। अगर एक भावी प्रशासक यह समझता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, हाउ इट इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, हाउ इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, अगर यह समझ में आता है उस प्रशासक को, इट इज ए ट्रू प्रॉब्लम सॉल्वर। 31 ABC तो रटने वाली चीज है, कोई भी पढ़ के रट सकता है, नहीं? लेकिन भूमि सुधार का महत्व क्या है भारत में? क्या भूमि सुधार के बिना ग्रामीण विकास हो सकता है? इफ नो, जितने भी रूरल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं
वो सफल क्यों नहीं होते का कारण समझ में आ जाएगा, ना समझ में। कृषि में इतना खर्च कर रहे हैं, इतनी सब्सिडी देते हैं, क्यों नहीं किसान की हालत अच्छी होती है ना। समस्या है नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फार्मर्स आर इधर स्मॉल और मार्जिनल एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड। तो जितने लोग हैं मेरे ख्याल से सबका संबंध गांव से तो है ही। गांव में दिखता होगा रोजाना, दिखता होगा कि किसानों की स्थिति क्या है और किसानों की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव सो मेनी लॉज, सो मेनी प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वह पहला जो भाग होगा उस पर 8 नंबर आएगा, 8 नंबर होगा। दूसरे भाग पर 4 होगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मार्किंग होगी। अदरवाइज हम अगर सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे ज्यादा, नंबर बहुत अच्छा 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा 12 में। उसका रीजन है कि इसका मतलब कि कुड नॉट अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, लिखने वाले को समस्या समझ नहीं आई, रट लिया है उसने, लिख दिया है, समस्या की समझ नहीं। अगर पहला 2-3 वाक्य में लिख दिया वह, देन यू विल गेट अराउंड 10। वो क्या होगा कि कृषि सुधारों के लिए उत्पादन के साधन का, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादन के साधन का संकेंद्रण नहीं होना अनिवार्य है, अर्थात भू स्वामित्व का बढ़ाया जाना भारत में कृषि सुधारों की नींव की रूप में कार्य करेगा। पहला 2 वाक्य के बाद आगे लिखा जाएगा क्यों। चूंकि भारत में किसान, अधिकतर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, अतः क्या जिसका प्रतिबिंबन भारत के भू स्वामित्व के आंकड़ों में दिखाई देता है। आंकड़े याद नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं उससे। भू स्वामित्व के आंकड़ों में दिखाई देता है कि अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान। दूसरे शब्दों में, छोटे और सीमांत किसानों के अलावा भूमिहीन कृषक भी या उनकी संख्या भी अत्यधिक है देश भर में। ऐसी स्थिति में कृषि सुधारों को गति देने के बावजूद किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता, और जब तक ये दोनों सुधारों को गति नहीं दी जाएगी तब तक ग्रामीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में यह सबसे बड़ा व्यवधान हो सकता है। मेरा उत्तर यहीं पर खत्म हो गया। अब लिखा जाएगा कि हालांकि संविधान ने भूमि सुधार और भूमि स्वामित्व के लिए कई प्रावधान किए हैं, लेकिन इनमें अनुच्छेद 31A-B-C और 9वीं अनुसूची और न्यायपालिका के कुछ निर्णयों को संदर्भित किया जा सकता है। के बाद पॉइंट पे लिखें 31A में क्या, बी में क्या। योर आंसर विल एंड इन लेस देन 200 वर्ड्स। 200 शब्दों में खत्म भी हो जाएगा और 10 नंबर के लायक आंसर भी हो जाएगा। इस तरीके से उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कल फिर, अब तो 1:45 में क्लास चल रही है ना वो, ठीक है। कल हम लोग करेंगे ट्रिब्यूनल पहले, उसके बाद स्टार्ट करूंगा CAG, है ना। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं तो उसको कवर करेंगे।